एक ऐसा देश जहां युवाओं की आवाज ज्वालामुखी की तरह फट पड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी सरकार को हिला दे और फिर हर सरकारी दफ्तर को आग लगा दे और फिर आधी रात में प्रधानमंत्री को भागना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे आज नेपाल के हालातों को लेकर। नेपाल जल रहा है सिर्फ संसद भवनों की आग से ही नहीं, बल्कि युवा गुस्से की आग से। जेन जी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। 22 से अधिक मौतें हो चुकी, सैकड़ों लोग घायल हैं। हिमालयी साम्राज्य अब गिरावट के कगार पर है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और भाग गए। सेना तैनात है, हवाई अड्डे बंद हैं। ये कोई साधारण अशांति नहीं, ये सोशल मीडिया ब्लैकआउट और दशकों पुरानी टूटी हुई वादों से उपजी भूकंप जैसी हलचल है। हमारे पड़ोसी देश में फैले इस अराजकता की परतें खोलते हैं। धोखे, बहादुरी और नेपाल के भविष्य की लड़ाई की कहानी। हमारे साथ बने रहें। आइए बताते हैं कि इस बारूद के ढेर पर आखिर चिंगारी कैसे लगी। सब कुछ 4 सितंबर 2025 को शुरू हुआ जब ओली की कम्युनिस्ट गठबंधन सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब पर रोक लगा दी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन नहीं कर रहे, लेकिन सेंसरशिप की आशंकाएं सबको चुभ गई। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन तूफान उठ रहा था। #नेपोकिड्स और #नेपाल बेबीज जैसे हैशटैग से राजनेताओं के बच्चों की शानदार जिंदगी उजागर हो रही थी। लग्जरी कारें, महलनुमा घर, विदेशी घूमना, जबकि औसत नेपाली सालाना सिर्फ $1400 पर गुजारा करता है। युवाओं बेरोजगारी 20% पर, विदेशी मजदूरों की रेमिटेंस जीडीपी का 30% टिकाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के घोटाले, एयरबेस डील से लेकर एलीट की अनियंत्रित संपत्ति तक बिना रोक टोक के फैले हुए हैं। और ये प्रतिबंध सिर्फ ऐप्स का नहीं था, ये एक पीढ़ी की चीख को दबाने की कोशिश की गई थी। 8 सितंबर तक काठमांडू की सड़कों पर हजारों जेनजी स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र सिर्फ प्ले कार्ड्स के साथ बस बहुत हो गया और भ्रष्टाचार खत्म करो चिल्लाते हुए उमड़ पड़े। जो शांतिपूर्ण रैलियां स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए थी, वो पुलिस की आंसू गैस, रबर बुलेट्स और लाइव गोलियों से हिंसक हो गए। उसी दिन 19 प्रदर्शनकारी मारे गए, जिनमें सिर और छाती में गोली लगने वाले टीनेजर्स शामिल थे। अस्पताल मौतों की चीखों से गूंज उठे। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर कूच किया, सिक्योरिटी भवनों पर कब्जा जमाया, लेकिन वाटर कैनन और लाठियों का सामना भी करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने अनुपातहीन बल की निंदा की, वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे घातक दमन कहा। 9 सितंबर की सुबह आग की लपटें फैल गई। कर्फ्यू तोड़कर भीड़ ने सिंगादुरबार, नेपाल का प्रशासनिक केंद्र और संसद को आग लगा दी। काठमांडू के आकाश को काला धुआं ढक गया। ओली का भक्तपुर स्थित घर, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहाल के घर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन तक जल उठे। वित्त मंत्री बरशमान पुन को सड़कों पर दौड़ाया गया, कैमरे पर लाते मारी, लोगों के उबलते गुस्से का जीता जागता प्रतीक। चितवन और हेटौड़ा में सरकारी दफ्तर राख हो गए। कांतिपुर पब्लिकेशंस, जिसे भ्रष्टाचार छिपाने का दोषी ठहराया गया, उसको लूटा गया। मौतों का आंकड़ा 22 पर पहुंच गया और 400 से अधिक लोग घायल हुए। नेपाली आर्मी ने मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सील कर दिया, और वहीं हजारों भारतीयों सहित सब फंस गए। अब राजनीतिक कोण से अगर हम बात करें तो ये सिर्फ युवा विद्रोह नहीं था, ये नेपाली राजनीति का वो आईना है। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से 14 सरकारें बदली गई हैं। कोई भी 5 साल का कार्यकाल वहां पूरा नहीं कर सका। ओली की कम्युनिस्ट पार्टी, यूएमएल और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबा। पोखरा एयरपोर्ट घोटाले में $71 मिलियन गायब हुए। चीनी लोन का दुरुपयोग हुआ। युवा नौकरियों की मांग कर रहे, लेकिन सिस्टम एलीट के लिए रिजर्व लगता है। नेपोकिड्स ट्रेंड ने राजनेताओं के बच्चों की लग्जरी को उजागर किया, जबकि 20% युवा बेरोजगार हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन बल प्रयोग की जांच मांग रहे हैं, लेकिन एक चौंकाने वाला कोण यह भी है कि क्या विदेशी ताकतें जैसे पाकिस्तान का आईएसआई या चीन का प्रभाव पीछे है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन ऑर्गेनिक नहीं बल्कि आईएसआई जेईएम की साजिश हो सकती है। वहीं भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए भी ये दावा किया गया है और ये दावा विवादास्पद है, लेकिन नेपाल की अस्थिरता भारत चीन सीमा पर खतरा पैदा कर सकती है।
राजस्थान की बात करें तो सीएम भजनलाल शर्मा ने काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे राजस्थानियों की सुरक्षा पर चिंता जताई। एमईए ने यात्रा स्थगित करने की सलाह दी तो साथ ही आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष व राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने चिंतित हालातों पर अपना दुख व्यक्त किया और पीएम से फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की। नेपाल का ये संकट सिर्फ आग और धुएं का नहीं बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं का विस्फोट है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए। ओली चले गए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नई सरकार सुनेगी या अराजकता फैलेगी। भारत के लिए पड़ोसी का दर्द है, फंसे नागरिकों की चिंता, सीमा सुरक्षा का खतरा है। जेन ज़ी की एक क्रांति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा सिस्टम युवाओं को नौकरियां, न्याय और आवाज दे पा रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।